हेलो एवरीवन, एकेडमी प्रभाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये जो चैनल है ये जिनके पास संसाधन नहीं है उनके लिए है, और आप लोग जो है इसको सुने और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और आज एक पुनः फिर से नया टॉपिक, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रगणी प्रस्तोता एवं उन्नायक दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वयोवृद्ध, ये प्रसिद्ध राष्ट्रवादी उदारवादी नेता थे। और ये पारसी धर्म में जन्मे थे, बहुत ही विद्वान और टैलेंटेड व्यक्ति थे। 1825 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था और 1917 को यह लोग जीवन लीला अपनी समाप्त कर ली। इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था और 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने किया था। पहले ये मुंबई में एलिफेंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक थे और उसके बाद फिर ये भारतीय राजनीति में आए और ब्रिटेन गए थे। एक कंपनी का काम था, इनकी ये कोई व्यापारिक कंपनी थी, उसी काम के प्रति ये ब्रिटेन गए थे और वहाँ पर 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये मेंबर हुए और हाउस ऑफ कॉमन्स के ये मेंबर हुए थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के ये मेंबर हुए थे और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में एक इनकी किताब में, उसी बुक में एक इनका चैप्टर है, उसका नाम है निर्गम सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी। इसी पुस्तक में इन्होंने दिया था। इन्होंने सबसे पहली बार ये बताया कि भारत का धन किस तरीके ब्रिटेन जा रहा है, और वो धन जब ब्रिटेन जा रहा है तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ रही है। और 1867 में इनका एक लेख आया था, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया। इसमें इन्होंने बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये है। यह आय बहुत कम है और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो भारत का धन है वो ब्रिटेन में चला जा रहा है और यहाँ पर इसीलिए जीवन स्तर मनुष्य का बहुत निम्न है। और इन्होंने एक आकलन भी प्रस्तुत किया था कि 4 से 5 करोड़ पाउंड, 4 से 5 करोड़ पाउंड प्रति वर्ष भारत का धन ब्रिटेन में जा रहा है। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, बहुत ही अच्छे लीडर थे, भारत के शुभचिंतक थे। और
एक आरसी दत्त इतिहासकार हुए हैं, आरसी दत्त, उनकी पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने भी बताया था कि किस तरीके भारत का धन ब्रिटेन में जा रहा है। और बिपिन चंद्रा इतिहासकार, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में ये सिद्ध किया है कि भारत का धन किस तरीके यहाँ पर न लग करके और वो ब्रिटेन में लग रहा है, और भारत में गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी, भुखमरी बढ़ रही है। और जब ये धन जा रहा है तो उसका प्रभाव कैसे हमारे कृषि उद्योग और विभिन्न प्रमुख चरण जो हैं उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। अब पहला लेते हैं कि उद्योग कैसे जो है, जब जैसे मान लीजिए हमारे देश में जब मुगलों का शासन था या दिल्ली सल्तनत के लोग थे, तो जब वो लोग शासन कर रहे थे तो वो जैसे कोई मालगुजारी, टैक्स किसी प्रकार का वो लेते थे तो यहीं पर वो खर्च करते थे। या तमाम किले उन्होंने बनवाया, फिर नहरों का निर्माण कराया, तमाम विभाग स्थापित किए थे, वो पैसा कहीं ले नहीं जाते थे, वो यहीं पर लगाते थे। लेकिन ये लोग जो है जैसे यहाँ से कच्चा लोहा, ऊन, रुई और अभ्रक, बहुत सारे सामान को ये लोग कम भाव में, अब चूंकि इनका यहीं पर शासन था तो कोई यहाँ पर कोई सरकार नहीं थी कि उस पर कुछ टैक्स ज़्यादा लगाती, जिससे जो है हमारा कुछ हमको राजस्व की ज़्यादा प्राप्ति होती। ये लोग खुद, इनका शासन था और कंपनी को लाभ देने के लिए कम दाम पर वो खरीदते थे और उसको वहाँ ले जा कर के ब्रिटेन में उससे जो है पक्का माल तैयार करते थे, फिर उसको यहाँ पर ले आकर के महंगे दामों पर बेचते थे। इसलिए भारत के जो उद्योग थे वो धीरे धीरे चौपट होने लगे। कृषि, अंग्रेजों ने कृषि को बहुत चौपट किया और वो जो स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, इन सब के माध्यम से बहुत सारी लगान, बहुत सारा टैक्स भारतीय जनता से वसूलते थे और वो धन जब वसूल लेते थे तो फिर उसके बाद वो जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो गवर्नर थे, वो इस धन को यहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं कराते थे। सड़क या अन्य चीज़ों का जैसे मकान या वो केवल और केवल इस धन को ले जा कर के ब्रिटेन में ही लगाते थे, वहाँ अपना मकान बनवाते थे, वहीं अपने बच्चों को पढ़ाते थे, यहाँ किसी प्रकार का उसका उपभोग नहीं करते थे। और प्रमुख चरण जो हैं, इसमें 3 चरण हैं, उन 3 चरणों के माध्यम से हम इसको जानेंगे कि किस तरीके भारत का धन जो है ब्रिटेन में लगता है। भारत द्वारा ब्रिटेन को किए गए समस्त भुगतान बिना प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के वो लग रहे थे। वो धन हमें यहाँ बिल्कुल उसका सदुपयोग हमको नहीं प्राप्त हो रहा था। अब देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसी समय अंग्रेज जो है यहाँ पर आए थे मसाले का व्यापार करने। यहाँ से मसाला खरीद के ले जाते थे और वो विदेशों में अपना जो है ब्रिटेन, यूरोप के अन्य देशों में बेचते थे। तो जब ये 16वीं शताब्दी से 1600 से और 1757 के बीच तक भारत में काफ़ी सोना चांदी विदेशों से आया और भारत को लाभ प्राप्त हुआ,
भारत को लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि जॉन सुलीवन एक इतिहासकार है जिन्होंने कहा कि विश्व के बहुत सारे भागों से सोना और चांदी भारत में जा रहा है, और उसका कारण भी सही था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच इंडिया कंपनी, पुर्तगाल की कंपनी और जो भी कंपनियां आई, तो उस समय वास्तव में भारत को लाभ हो रहा था, क्योंकि उस समय जो व्यापार किया जाता था वो सोने और चांदी के माध्यम से किया जा रहा था। और उन्होंने सूरत, मसूलीपट्टनम, बंगाल, केरल, कई जगह जो है अपने कंपनी स्थापित किया। और जब वो कंपनी स्थापित कर रहे थे तो यहाँ से मसाले ले जा रहे थे, मसाले ठीक ठाक दाम पर, क्योंकि उस समय जो हमारे यहाँ भारत में शासक थे वो मुगल शासक थे, तो इसलिए वो राजस्व की प्राप्ति भारत को खूब मात्रा में हो रही थी। और ये लगभग 100 साल तक भारत में खूब धन आया भी, और उससे भारत का काफ़ी विकास हुआ और भारत एक विश्व व्यापार का हब बन गया। यहाँ से काफ़ी जो है धन का भंडारण हुआ। यहाँ पर उस समय काफ़ी धन का भंडारण हुआ भारत में। लेकिन 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, और उस समय युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासन बंगाल में हो गया, अंग्रेजों का शासन बंगाल में हो गया। जब उनका शासन बंगाल में हो गया तब वो बंगाल में जो लगान थी, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, अन्य जगहों पर महालवाड़ी व्यवस्था, तो उसके माध्यम से वो राजस्व प्राप्त करने लगे। जब उनको राजस्व प्राप्त होने लगा, पैसा उनको मिलने लगा, तब वो यही के हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाए गए सामान थे, उनको खरीदने लगे और वो सस्ते दामों पर, और उसको ब्रिटेन ले जा करके वहाँ बेचने लगे। तो कंपनी को काफ़ी लाभ हुआ। और जबकि अगर कोई भारत का शासन होता, भारत का राजा होता, तो वो क्या करता, वो कुछ यहाँ पर डेवलप करता, स्कूल बनवाता, जो है सड़कें बनवाता, कुछ और संसाधन डेवलप करता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे। वो तो हस्तशिल्प से संबंधित जो सामान था उस खरीद करके और ब्रिटेन में ले जा करके वहाँ या यूरोप के अन्य देशों में बेचते थे। तो उनको पहले बात तो यहाँ लगान से लाभ हुआ, दूसरी बात वो यहाँ से जो ले गए सस्ते दामों पर वहाँ बेचे, वहाँ से भी उनको प्राप्त। अब वो काफ़ी पैसा उनके पास आने लगा। जब वो पैसा आने लगा तो बंगाल का विकास करने के बजाय उनके मन में और लालच आ गई। वो ये चाहने लगे कि अब जो है हमको पंजाब, मद्रास, मराठे, इन राज्यों पर भी हमको विजय प्राप्त करनी चाहिए। और वो ऐसा करने लगे। वो और ब्रिटेन से हथियार खरीदने लगे, गोला बारूद खरीदने लगे, उस काम में वो लगे। लेकिन यहाँ विकास की बात नहीं सोचे। इसीलिए भारत का धन जो है वो विदेश जा रहा है। और उसको सबसे पहली बार अगर इतिहास में सिद्ध करने का बताया तो वो थे दादा भाई नौरोजी। उस समय भारतीय जनता अशिक्षित थी, किसी को ये जानकारी ही नहीं थी कि भारत का धन विदेशों में जा रहा है। भारत का धन विदेशों में जा रहा है। अब देखते हैं कि 1757 तक जो है, 16वीं शताब्दी से 1757 तक जो है वो भारत में अंग्रेज जो है पैसा आया। लेकिन 1757 से लेकर के
1813 तक ये जो 3 चरण हम बताए थे, तो पहला चरण है उसका नाम है वणिकवाद। इसका नाम है वणिकवाद। 1757 से 1813 तक इस काल में अंग्रेज जो है भारत के कई राज्यों को जीत लिए थे, कई राज्यों को जीत लिए थे। और वो केवल क्या करते थे, हस्तशिल्प को ही खरीदते थे और सस्ते दामों पर, और वो ले जाकर के ब्रिटेन में और यूरोप के अन्य देशों में बेचते थे। तो यहाँ हमको नुकसान क्या हुआ, जो सस्ते दामों पर बेचे, जो सस्ते दामों पर खरीदे, तो यहाँ हमारा एक नुकसान हुआ। और दूसरा नुकसान हुआ कि जो उस पैसे का यहाँ लगना चाहिए था, यहाँ डेवलप होना चाहिए था, वो डेवलप ना हो करके ब्रिटेन में गया और वहाँ डेवलप हुआ। और ये कुल मिलाकर के ऐसा चला आपका लगभग 70 साल तक, लगभग 70 साल तक चला था। और 1813 का अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब इस व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता है, भारत में व्यापार कर सकता है। अब इसको देखते हैं दूसरा, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद 1813 से 1860 तक। इसमें हम लोग देखते हैं कि उस समय 1813 से 1860 तक ब्रिटेन में कल कारखाने स्थापित हो गए थे, ब्रिटेन में कल कारखाने स्थापित हो गए थे। अब भारत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन से अन्य पूंजीपति भी भारत में आए, वो अपना व्यापार करने के लिए, आए। अब यहाँ से जो है वो बहुत सारा कच्चा माल खरीद रहे हैं। जैसे आपका यहाँ से कॉटन जा रहा है, यहाँ से अदरक जा रहा है, यहाँ से कपास जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं, वो सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी शासन ब्रिटेन का ही है और ब्रिटेन में ब्रिटेन का शासन है ही। तो जब वो सस्ते दामों पर खरीद रहे हैं, उसका राजस्व टैक्स का हमारा नुकसान हो रहा है। फिर उसके बाद इस सामान को ले गए ब्रिटेन में ले गए, उसको पक्का माल तैयार किए, वहाँ कपड़े बने, अन्य जो कारखानों के जो बड़े बड़े सामान बने, और फिर वहाँ से आए और महंगे दामों पर यहाँ बिकने लगे। तो यहाँ एक तो नुकसान हुआ, कच्चे माल को जो सस्ते में खरीदे, फिर उसका जो सस्ता खरीदे उसका नुकसान। उसके बाद वहाँ गए, वहाँ से जो है उसको पक्का सामान बना कर ले आए, उसको महंगे दामों पर बेच रहे हैं, उसका भी नुकसान। तो इस तरीके वो कई तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं और शोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में इस समय हुआ। और इस समय ये मान लीजिए कि भारत के 2-3 प्रांतों को छोड़कर लगभग पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन हो गया। और इस समय भारत से सबसे ज्यादा मात्रा में शोषण अंग्रेजों ने किया। अब अगला देखते हैं वित्तीय पूंजीवाद, जो 1313 से 1860 के बाद जो है, उसी समय अंग्रेजों के बहुत सारे सामान रेल संबंधित, रेल के इंजन, रेल की पटरियां, वो वहाँ पर बहुतायत मात्रा में बनी पड़ी थी। तो वो
वो भारत में रेल का विकास नहीं करने आए थे। वो उनको लगा कि ये जो सामान यहाँ पड़ा है, अब हम भारत में इसको रेलवे का जाल बिछाए, और रेलवे का जाल बिछाए और पूरे बंदरगाहों से वो जोड़े। जैसे आपका कलकत्ता से जोड़ दिए पेशावर, कलकत्ता से दिल्ली, फिर मुंबई, फिर मद्रास, ऐसे ऐसे स्थानों को पूरा वो जोड़ दिए। और जो कच्चा माल था उसको बंदरगाहों पर ले गए रेलवे के माध्यम से, और फिर वहाँ से फिर ब्रिटेन ले गए, फिर वहाँ से उसको जो है पक्का माल बना करके यहाँ लाए और उसको महंगे दामों पर बेच रहे हैं। इस तरीके इन्होंने भारत का बहुत ज़्यादा शोषण किया, और ये लगभग 150 साल तक ऐसा चला। 150 साल तक इन्होंने इस तरीके भारत को लूटा। अब ये देखते हैं कि इससे जो है सबसे ज़्यादा नुकसान कृषि पर हुआ। उससे हुआ क्या कि जो है विऔद्योगिकीकरण, हमारा जो है विऔद्योगिकीकरण हुआ, और ब्रिटेन का डीऔद्योगिकीकरण हुआ। हमारा विऔद्योगिकीकरण हुआ और ब्रिटेन का डीऔद्योगिकीकरण हुआ। इससे होने से जो हमारा शिल्प में जो कारीगर लगे थे वो उनका रोजगार छिन गया, मशीनों से काम होने लगा। तो जो शिल्प के कर्मचारी थे, जो उसमें लगे हुए आदमी थे, वो कृषि पर डिपेंड हुए, वो कृषि का कार्य करने लगे। तो इससे एक छिपी बेरोजगारी आई, भारत में बेरोजगारी की मात्रा बढ़ गई। और जो भारत में 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन हो गया। यहाँ पर वायसराय नियुक्त हो गए, वायसराय नियुक्त हुए, भारत सचिव नियुक्त हुए। वो लोग बहुतायत मात्रा में यहाँ पर वो आर्मी रखने लगे, बहुत ज़्यादा मिलिट्री रखने लगे। अब देखते हैं कि भारत के जो वायसराय थे, बहुत सारे कलेक्टर थे, सचिव थे, सेना थी, ये सब लोगों का बड़े मात्रा पर इनका बहुत ज़्यादा वेतन होता था। और वो वेतन कहाँ से दिया जाता था? केवल और केवल भारत के पैसे से ही उनका वेतन दिया जाता था। और वो वेतन जब उठाते थे तो वो ले जाकर के डायरेक्ट ब्रिटेन में खर्च करते थे, यहाँ कुछ भी वो खर्च नहीं करते थे। और जो खर्च करते थे वो केवल और केवल व्यवसाय की दृष्टि से खर्च करते थे। तो ये हुआ कि कैसे हमारा धन जो है, भारत का धन विदेश में जाता था। और वो कहाँ जाता था? ब्रिटेन में। और भारत में भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। और उस समय अंग्रेजों ने कहा था 1800 जब ये आया था आपका वित्तीय पूंजीवाद, उसी समय उन्होंने कहा था ब्रिटेन के पूंजीपतियों से, यहाँ की सरकार ने कहा था कि आप लोग भारत में व्यापार करिए, उद्योग स्थापित करिए, और आपको जो है कोई नुकसान होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको 5% ब्याज की दर से आपके धन को लौटाएगी। मान लीजिए कोई अंग्रेज पूंजीपति यहाँ 50 करोड़ रुपए लगाता है और उसका नुकसान हो जाता है तो 5% ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका लौटाएगी। और वो लौटाएगी कहाँ से? वो लौटाएगी भारतीयों का शोषण करेगी, यहाँ के लगान, यहाँ का राजस्व, यहाँ के जो तमाम मदों से पैसे आते थे उसी पैसे से वो लौटाएगी। अब इससे क्या नुकसान हुआ उसको देखते हैं। तो भारतीय राजस्व का बिना प्रतिफल बाहर जाना, बिना प्रतिफल के बाहर गया,
इस यहाँ कुछ उसका लगा नहीं, तो इससे भारत को नुकसान हुआ। और ज़मीन के लगान खराबी आई, उसमें ये खराबी आई कि बहुत ज़्यादा यहाँ से शोषण किए, ज़मीनें भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अन्य बिजनेस व्यापार छोड़कर कृषि करने लगे थे, तो इससे कृषि का बहुत जो है दोहन हुआ था। हस्तशिल्प चौपट हो गया था और कृषि पर भार बढ़ा था, कृषि पर भार बढ़ गया था। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब हमारे देश ने ये संकल्प लिया कि हम लोग साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे। हम लोग साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, इसलिए क्योंकि ये साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद भारत विश्व को किस तरीके चौपट करता है, जहाँ पर उपनिवेश स्थापित हो जाता है वहाँ की जनता भूखमरी के कगार पर आ जाती है और वहाँ का विकास नहीं हो पाता। आज इन्हीं बातों से वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे।